नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं। इससे पहले पहला मॉडल पेपर एडुटेरिया का देखा था, साइड में आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम जो अगला मॉडल पेपर करा रहे हैं, मैंने बताया था बदल बदल के हम कराएंगे, तो अब हम आपको जो आज मॉडल पेपर कराएंगे वो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का है। पहला मॉडल पेपर उस बुक के अकॉर्डिंग है और ये आपका ओवरऑल टोटल करेंगे तो दूसरा मॉडल पेपर हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो इसमें 15 क्वेश्चन बेसिकली मैथ के दिए गए हैं और उसके बाद अगले जो आपके 25 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के दिए गए हैं। तो हम मैथ और रीजनिंग को वीडियो के सबसे लास्ट में देखेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे जीके जीएस वाले पोर्शन से, जो कि यहां पर प्रश्न नंबर 41 से जो है वो दिए गए हैं। चाहते तो हम पहले मैथ कर लेते, पर हम आराम से मैथ को लास्ट में करेंगे, पहले जीके जीएस कर लेते हैं। तो 41 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर की बात करते हैं। मायोपिया का जो दूसरा नाम है वो निकट दृष्टि दोष आपका होता है। इस चीज को भी समझिए कि जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें व्यक्ति को दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, और जो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष देख रहे हैं इसमें आपको निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट का आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है, यानी अपोजिट जस्ट चलता है। ये जो निकट और दूर की बात होती है, डिस्टेंस कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है वो होती है, जिससे ये कैलकुलेट किया जाता है। दूर दृष्टि दोष का ही एक और नाम है जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। देखिए यहां पर मायोपिया लिखा है जो कि निकट दृष्टि दोष का ही नाम है, पर अगर बात करते हैं हाइपर करके आपसे पूछा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये दूर दृष्टि दोष का नाम है। इस चीज को भी समझिए कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है? अवतल लेंस जो है वो आपका यूज किया जाता है। और अगर बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की तो यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अच्छा, जब बीमारी हो जाती है निकट दृष्टि दोष की तो इसमें फर्क हमारी आंखों पर क्या पड़ता है? तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना, बेसिकली वो आपका जो रेटिना होता है उससे पहले बनता है। उस रेटिना पर एक्चुअल में बनना चाहिए प्रतिबिंब जो आपकी स्वस्थ आंखें होती हैं, पर ये रेटिना से पहले आपका प्रतिबिंब जो है वो बनने लगता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष होता ही क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं? तो जो नेत्र लेंस की गोलाई होती है वो बढ़ जाती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घट जाती है, और लेंस की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ये तीन मुख्य कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष के होने के। अच्छा, यहां पर एक जरा दृष्टि दोष भी आपका जरा दूर दृष्टि दोष लिखा हुआ है। ये बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे। तो यहां पर इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्विफोकसी लेंस आपका जो है वो यूज किया जाता है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? आपको पता है कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात की गई है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नियर बाई 10 न्यूटन होगा, परंतु आपने कई जगह पढ़ा होगा कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होती है? ये एक्चुअल में प्रमाणिक मान के रूप में जो है आपका जाना जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, नियर बाई सबसे 10 न्यूटन है तो वो आप निकाल सकते हैं। इसका सूत्र एक्चुअल में होता है W बराबर mg। यहाँ पर m की वैल्यू आप 1 रख सकते हैं और g की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। 1 गुणे 10 करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 10 न्यूटन। इस प्रकार से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर हम एक पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो इस पर कहां पर g का मान कम ज्यादा होता है? तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाएं या जैसे जैसे आप नीचे जाएं तो जो जी का मान होता है वो आपका घटता जाता है। इस चीज को कैसे समझेंगे? अगर मैं एक बीच में विषुवत रेखा इस प्रकार से खींच दूं तो यहां पर जो मान होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? तो विषुवत रेखा पर आपका जो मान होता है जी का वो न्यूनतम होता है। सबसे कम आपसे अगर पूछेगा, न्यूनतम पूछेगा तो विषुवत रेखा पर होता है। अब ध्रुव पर अगर आप जाएंगे तो मैंने बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो वो मैंने सतह बताया है। ये यहां पर आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि न्यूनतम जो होता है वो आपका विषुवत रेखा पर होता है और अधिकतम अगर बात करते हैं तो ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर जो है आपका अधिकतम होता है। इन दोनों पॉइंट को जरूर से जरूर रट करके रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके एससीईआरटी में एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सबसे पहले प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? तो उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश करके, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। 43 प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता है टोटल 7 रंग होते हैं। इनको ही हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, जिससे आप सारे कलर जो है वो निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ
पूछा जो जाता है वो ये 7 रंग जो विभाजित होते हैं वो किस घटना से होते हैं। तो जैसे अगर आप एक प्रिज्म रखें, इससे एक प्रकाश की किरण या सूर्य की आप कहेंगे प्रकाश की किरण को इसमें से गुजारते हैं, तो यहां से ये अपवर्तन होता है। पर अपवर्तन के बाद जब ये बट जाता है इस तरीके से 7 कलर में, तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो ये घटना होती है कहलाती क्या है? वर्ण विक्षेपण। परंतु जो इसमें से प्रकाश होकर के गुजरता है वो झुक जाता है ना प्रिज्म के आधार की ओर, तो वो किस घटना के कारण होता है? तो वो अपवर्तन के कारण होता है। दोनों में अंतर है। प्रकाश के जो अलग अलग यहाँ रंग देख रहे हैं ये आपके जो होते हैं वो तरंगदैर्ध्य इन सभी की अलग अलग होती है। तो पूछा यह जाता है कि जितने भी कलर होते हैं इसमें कौन से रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है? तो जो लाल रंग है इसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट में पड़ रहा है इसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, और जो सबसे पहला आपका पड़ रहा है, नहीं ये तो लास्ट में पड़ रहा है तो कम होगा। लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे कम होता है, यहाँ लाल लिख भी देते हैं। और जो सबसे पहला यहाँ पर पड़ेगा बैंगनी रंग, वो आपको पता होना चाहिए कि बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे अधिक होता है। बस इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के माप के लिए जो है वो किया जाता है? चाहे वो दिष्ट धारा हो, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो। तो पायरोमीटर, वॉटमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर। तो आंसर की बात करते हैं, एमीटर आपका यहां पर सही होगा। इसका यूज किया जाता है विद्युत प्रवाह के मापन के लिए। हाइग्रोमीटर बहुत पूछा जाता है। हाइग्रोमीटर बेसिकली जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए यूज में जो है वो लाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। पायरोमीटर आप जो देख रहे हैं ये यूज किया जाता है ऊंचे ताप, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना उसके लिए यूज किया जाता है, उसको मापने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर। जो वॉट मीटर देख रहे हैं इसका यूज किया जाता है किसी विद्युत लोड द्वारा ली जा रही कितनी विद्युत शक्ति है उसको मापने के लिए। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं विद्युत शक्ति को मापने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। अच्छा, एक पोटोमीटर भी बहुत पूछा जाता है। तो जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, आपके एससीईआरटी कोर्स में दिया गया है वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन को लेकर के आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है पोटोमीटर, इसका यूज जो है वो आपका किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट, और ये जो वाष्पोत्सर्जन है पौधों वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि पौधों की जो पत्तियां होती है ना उससे वाष्पोत्सर्जन होता है। आपके एससीईआरटी में मैंने आपको बताया था ना कि आप एक पन्नी को, किसी पॉलिथीन को किसी पेड़ पौधे की पत्ती में लपेट दीजिए, फिर आप उसमें अंदर भाप की कुछ बूंदे देखेंगे कुछ एक टाइम पीरियड के बाद, तो वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक उपकरण है जिसका यूज विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का यूज जो है वो आपका किया जाता है। अमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा का परिमाण मापने वाला जो यंत्र होता है वो अमीटर होता है। इसको लगा करके चेक करते हैं, इसमें एक सुई आगे से बढ़ते हुए दिखती है। मात्रक क्या होता है इसका? एम्पियर होता है। मात्रक बहुत पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाना है कि जा रही कि नहीं जा रही है, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। अगला कह रहा है सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्ध्य अवशोषित की जाती है? तो कौन से रंग की? तो ये पीली रंग आपका यहां पर सही होगा। लाल और हरा जो रंग होता है उसकी तरंगदैर्ध्य के अलावा महासागर जो होता है उसमें जल के जो अणु होते हैं उनके द्वारा पीले रंग की तरंगदैर्ध्य अवशोषित की जाती है। जब तरंगदैर्ध्य की बात आई है तो इस चीज को भी समझ लीजिए क्या कि कौन सा रंग है? तो लाल रंग है जिसकी तरंगदैर्ध्य आप कहेंगे सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम किसकी होती है? तो बैंगनी रंग जो होता है उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। इस चीज को, दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है इसको किसमें मापते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ए के ऊपर इस तरीके से छोटा सा जीरो लगा रहता है, ऊपर ही लगा रहता है जस्ट। तो और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? जूनियर हेडेड में ऐसे क्वेश्चन बने थे, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला कह रहा है कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो कि पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में जो प्रवेश करता है प्रकाश उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा ना, आपकी आंखों में लाइट पड़ती है तो तुरंत आंखें सिकुड़ सी जाती हैं, तो वो जो आप देखते हैं नियंत्रण करने का काम जो करता है वो करता है आयरिस। कार्निया के पीछे जो है ये पाया जाता है आयरिस, जो कि
पुतली जो होती है उसके आकार को नियंत्रित करता है, जैसे लाइट तेज पड़ रही होती है तो सिकोड़ लेता है, वही चीज इसमें देखने को मिलती है। अगर आंख से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर अनुपात के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं, तो हिरण की सबसे बड़ी आंखें जो है वो आपकी होती हैं। अगर एक चीज ये भी पूछा जाए कि नेत्र का वो कौन सा भाग है जो कि कैमरे के डायफ्राम की भांति काम करता है, तो वो आपका आइरिस भाग ही है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका था। 48 प्रश्न है, कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका संयोजन जो है वो कहलाता है। कोयला जल करके वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये C+O2 करके आप बना सकते हैं, CO2। तो ये आप याद रख सकते हैं। कोयले में जो मेन होता है वो होता क्या है, कोयले में मेन होता है कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में। कोयले को और किस नाम से जानते हैं, तो जीवाश्म ईंधन के नाम से जो है वो जानते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जो जीवों के अंश होते हैं ना वो सालों बाद बदल जाते हैं ईंधन के रूप में, वो आप जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। कोयले से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो है कोयले के टाइप्स। कोयले के जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पीट, एक होता है आपका लिग्नाइट, एक होता है आपका पीट, एक होता है आपका लिग्नाइट, एक होता है आपका बिटुमिनस, और चौथा जो आपका टाइप होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। तो ये 4 प्रकार के मुख्यतः कोयले के टाइप आपको देखने को मिलते हैं, और इनसे ही कोल गैस भी बनाई जाती है। जो बिटुमिनस होता है इससे कोल गैस बनाने में यूज लिया जाता है। जो लिग्नाइट होता है इसको भूरा कोयला भी जो है वो कहते हैं। और सबसे अच्छा इनमें से कौन सा होता है चारों में से, तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार रिपीट हो चुका है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अजवाइन के जो पत्ते आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक अम्ल क्षारक में नहीं आता है। अम्ल क्षारक होते हैं बेसिकली जो कि यूज किए जाते हैं अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए, बस इतना याद रख सकते हैं। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्षार में जो नीला लिटमस पेपर होता है, अम्ल लाल रंग को प्रेजेंस उसमें दर्शाता है, और जो क्षार होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो लाल लिटमस पेपर होता है उसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगला कह रहा है कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु अग्निशमन जो कार्मिक होते हैं उनकी जो वर्दी होती है उसको अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की कौन सी कोटिंग की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है क्लास 7th में। मेलामाइन आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि जो मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग है वो की जाती है, और इसका यूज जो किया जाता है वो बेसिकली बहुलीकरण के रूप में, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण के रूप में यूज किया जाता है। ये आपकी एक कठोर थर्मोप्लास्टिक, आपको पता है 2 टाइप की प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें से एक को अगर आपने सेट कर दिया तो वो फिर पिघलती नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं जो स्विच होते हैं, बोर्ड होते हैं, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ही आते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आती है वो थर्मो प्लास्टिक के अंतर्गत आती है, जिसका यूज सजावटी टाइल है, खाने के बर्तन है, इन सब में यूज जो है वो किया जाता है। बहुत से पेंट वगैरह है, प्लास्टिक ये सब बनाए जाते हैं, उनमें यूज किया जाता है। यहाँ पर रेयॉन लिखा है, ये बेसिकली सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशों को जो है वो कहते हैं। नायलॉन से क्वेश्चन ये बनता है कि मानव द्वारा सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, तो नायलॉन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। आंसर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आपका जो है वो सही हो जाएगा। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं तो आप जेडन जिंक को ले लीजिए और इसकी अभिक्रिया करा दीजिए 2HCl से, तो यहां पर आप देखेंगे Zn इधर का और इधर का Cl और उसके साथ ट्वाइस लगाए तो ZnCl2 बन जाएगा, और अभिक्रिया में जो गैस उत्पन्न हो रही है वो आपकी H2 हो रही है। इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले ने ऑक्सीजन की खोज जो है वो की थी। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन जो है वो कहा जाता है। हाइड्रोजन के बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कैवेंडिश ने। किसने की थी, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी अवस्था, ये अवस्था है आपकी पंचम। अब आप कहेंगे 5वीं अवस्था से पहले चौथी अवस्था कौन सी है, तो आपको पता है पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव,
तीसरी अवस्था गैस, और चौथी जो अवस्था है वो है आपकी प्लाज्मा। तो ये चौथी अवस्था प्लाज्मा है, और जो पांचवी अवस्था है वो है आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ध्यान रखिएगा पांचों के बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो आपको पता है कि कार्बन के टोटल 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? तो आप देखते हैं सी, और इसमें नीचे 6 ऊपर 12, इसी प्रकार सी नीचे 6 ऊपर 13, और इसी प्रकार सी नीचे 6 ऊपर 14। समस्थानिक होते क्या है? जहां पर परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6। जो नीचे नंबर लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो परमाणु भार होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब समभारिक की बात होती है समस्थानिक की जगह, तो वहां पर परमाणु भार को देखा जाता है। जब समस्थानिक की बात होती है तो वहां परमाणु क्रमांक को देखा जाता है। कार्बन से संबंधित एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि कार्बन के दो मुख्य अपर रूप के रूप में, एक आपका हीरा होता है और एक आपका ग्रेफाइट होता है। तो ये दो अपर रूप के रूप में जो है आपके जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन, समस्थानिक, एल्केन, एल्काइन। वीडियो सभी लोग लाइक करते रहिएगा। हम पूरी कोशिश हमेशा ही करते हैं कि अच्छे से अच्छी सारी चीजें आपको बता सकें। बस लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो एल्केन आपका सही हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, और एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है इसको। तो लिख देते हैं दोनों ही नाम, एल्केन या पैराफिन भी जो है आपका कहा जाता है। और जो एल्कीन आप देख रहे हैं ये, इसको नाम से जाना जाता है ओलिफिन। क्या कहते हैं इसको? ओलिफिन। और जो ओलिफिन है या एल्कीन है, ये जो होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है वो आपके आते हैं। इन सभी के सूत्र भी होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसका सूत्र होता है CnH2n+2 करके। यहाँ पर जो n होता है वो वो दर्शाता है कार्बन की संख्या को। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनमें एक बेसिकली ये विशेषता होती है कि इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा कम होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaO। ये आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को यानी CaO को एक और नाम से जानते हैं, वो है क्विक लाइम के नाम से जो है इन्हें जानते हैं। यहां पर देखेंगे तो प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो क्विक लाइम के नाम से जो है वो इन्हें जानते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड से मिलता हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपसे पूछा जाता है, वो मैं लिख देता हूं यहां पर क्योंकि पूछा काफी जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना जो है वो कहते हैं। बस ये दो याद रखिएगा, इतना जो है वो काफी होगा। और इसका फॉर्मूला क्या था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? तो CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो छोटी आंत, अमाशय, पित्ताशय, बड़ी आंत। छोटी आंत आपका सही हो जाएगा। पाचन तंत्र का छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, और यकृत से जो निकलने वाला पित्त रस होता है वो भोजन को छोटी आंत में क्षारीय बनाता है। छोटी आंत में बेसिकली 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक आप होता है ग्रहणी, जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। दूसरा आपका शॉर्ट में ग्रा लिख देते हैं। दूसरा आपका होता है अग्र क्षुद्रांत, जिसको हम कहते हैं जेजुनम। और तीसरा जो होता है वो होता है क्षुद्रांत, जिसको हम कहते हैं इलियम। तो ये 3 भाग छोटी आंत में होते हैं। बड़ी आंत जो होती है ना, इसमें कोई स्राव नहीं होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। एक का नाम होता है सीकम, एक का नाम होता है मलाशय, और एक का नाम होता है आपका कोलन। तो ये 3 भाग इसमें होते हैं। पूछ लिया जाता है कई बार, इसीलिए मैं इतना लिख रहा हूं। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। विषाणु आपका सही हो जाएगा। इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी है इबोला, उसी के नाम पर पड़ा है। कांगो की सहायक नदी के नाम पर इबोला का नाम जो है वो पड़ा है। इसके लक्षण होते हैं उल्टी, दस्त, बुखार, सिरदर्द, ये सारी चीजें। आंखें लाल हो जाना। तो फैलता किससे है? तो पसीने से फैलता है ये, और लार से फैलता है ये। बाकी जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? जैसे आपका हैजा, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, सिफिलिस, ये सब होती हैं। परजीवी से होने वाले रोग में मलेरिया है, पायरिया है, सोने की बीमारी है, पेचिस है, काला ज्वर है, इस तरीके से।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं। तो कवक के कारण आपका दाद होता है। जितने भी रोग हैं वो किस कवक से होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो यहां पर जो दाद होता है वो होता है ट्राइकोफाइटैन। आप देखते हैं ना, जब आपके दाद हो जाता है तो ट्राई करता है हमारा शरीर, और उस किससे ट्राई करता है, उसको फाइट करने से। ट्राइको और फाइट अगर लिख देंगे तो इनका नाम क्या बन जाएगा, ट्राइकोफाइटान। ये है दाद का कवक का नाम। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कवक के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जो है वो जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। कवक में जो संचित भोजन होता है उसको हम किसके रूप में रहता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में कवक में संचित भोजन आपका रहता है। अच्छा, कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे मैं आपको रिवाइज करा दूं, दाद के अलावा दमा है, वो किससे होता है, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स से होता है दमा। एथलीट फ्रूट करके है, वो टीनिया पेडिस से होता है। खाज की जो बीमारी होती है वो एस्केरिस, इसके बीज से होता है। ऐसे ही और भी कवक से होने वाली बीमारियां। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है। तो ये है आपकी ब्रिसल कोन पाइन। ये जो है पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी प्रजाति है। ये कहां पर देखने को मिलती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके शुष्क क्षेत्रों में जो है ये उगती है। एक क्वेश्चन बनता है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया। संसार में सबसे बड़ी पत्ती वाला जो पौधा है वो कौन सा है, तो उसका नाम है विक्टोरिया रीजिया करके। एक क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टिस का। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टिस जो है सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा जो गुणसूत्र वाला पौधा है वो कौन सा है, तो वो आपका फर्न है। सबसे बड़ा गुणसूत्र, या सबसे बड़ा ना कह के सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा तो फर्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से वह कौन सा पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन जो है वो करती है, तो ये कहलाता है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, जिससे आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है वो किसी कोई भी बीमारी हो जाए उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करने लगता है। बुखार हो जाता है तो तुरंत आपका शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है। मनुष्य में एंटीजन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। अगर क्वेश्चन बात करें ब्लड की ही जब बात हो रही है, तो रक्त समूह जो ओ होता है इसको क्या कहते हैं, इसको सर्वदाता समूह के रूप में कहते हैं कि ये अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप है, क्योंकि इसमें, अच्छा ये क्यों होता है सर्वदाता, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं सर्वदाता के बाद सर्वग्राही। तो ए बी जो होता है इसको सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ये किसी का भी जो ब्लड है वो ले सकता है, क्योंकि इसमें भी कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और ऊर्जा उत्पादन करना हो, शरीर की मरम्मत करना हो, उसके लिए क्या काम करता है, तो उसके लिए प्रोटीन जो है वो काम करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्लेटलेट्स की बात हुई है, तो जब प्लेटलेट्स की बात होती है तो आपको एक रोग याद आता है, डेंगू। डेंगू में क्या होता है, शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ह्यूमरस, स्टेपीज, पेल्विस या फेलेंजस। तो स्टेपीज जो हड्डी होती है, जो कि मानव शरीर के कान की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है, और जांग की जो हड्डी होती है वो आपकी, जांग की जो हड्डी होती है जिसका नाम क्या होता है, फीमर। ये आपकी पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है। स्टेपीज जो है, जो कि कान में देखने को मिलती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। एक चीज मैंने कल बताया था, वो बताया था मैंने टेंडन, आपको याद होगा, रिवाइज में फिर से करा देता हूं, कि मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ने वाला जो होता है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वो कहलाता है आपका टेंडन। और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिगामेंट। दोनों अंतर है, ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत जाता है कि क्या होता है लिगामेंट और क्या होता है आपका टेंडन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अस्थियों में जो आपका प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन अस्थियों में पाया जाता है, ओसीन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। मनुष्य में अच्छा कितनी जोड़ी पसलियां होती है, तो 12 जोड़ी। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सी टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है, तो ये इंडियन सुपर लीग AK फुटबॉल क्लब। इसमें इतना पुराना पता नहीं क्यों दिया गया है, आपको इतना पुराना नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है 2023 का। 2023 की बात करते हैं तो ATK मोहन बागान, इन्होंने जीता है। किसने जीता है, ATK मोहन बागान ने इस बार का
जो आपका ISL है, इंडियन सुपर लीग है, वो जो है वो जीता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। और इन्होंने फाइनल में जो सुनील छेत्री की टीम थी बेंगलुरु FC, उनको जो है वो हराया था, पेनल्टी शूटआउट में हराया था। और मोहन बागान जो है ये पहली बार जीते हैं, इसीलिए, और आपको याद रखना है कि पहली बार ISL का खिताब मोहन बागान जीते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी किससे प्राप्त होते हैं? माता पिता दोनों, माता पिता, या तो माता या तो पिता। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका माता से। कि एक्स शुक्राणु क्यों? क्योंकि माता में आपके एक्स एक्स होते हैं और पिता में जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। अगर कहां पेज चला गया, माता से इसमें एक्स मिल जाता है और पिता से एक्स मिल जाता है तो एक्स एक्स बनेगा, यानी कि आपका लड़की होगी। अगर माता से एक्स मिलता है और पिता से वाई मिलता है तो इस कंडीशन में लड़का होगा। तो डिपेंड इस प्रकार से ये करता है। तो आपसे एक्स शुक्राणु पूछा गया था तो ये आपका माता जो है वो हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्र अगर बात करें जोड़ी में तो 23 जोड़ी में होते हैं और टोटल की बात करें तो 46 होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो कौन बदलती है? ये श्वसन बदलती है। श्वसन जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। श्वसन गैसों का जो परिवहन होता है वो किस तंत्र से होता है? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से आपका होता है। अगला कह रहा है किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? नवजात सितारा मछली अंडे देने वाले, या नवजात शिशु? तो अंडे देने वाला सही हो जाएगा। इन्हीं को कहते हैं ओवी पैरस करके इंग्लिश में, पक्षी वर्ग अंडज करके हिंदी में। तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, जो पक्षी वर्ग होता है इसके प्राणी जो होते हैं इन किस ताप में आते हैं? नियत तापी में आपके जो है ये आते हैं। क्वेश्चन बताया ना, नियत तापी, समतापी, इस तरह से। अच्छा, सबसे छोटा अंडा किसका होता है? तो हमिंग बर्ड का होता है। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। सबसे छोटा अंडा किसका? तो हमिंग बर्ड का सबसे छोटा अंडा। अगला कह रहा है वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। ये एक परत बनाता है जिसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं ओजोन मंडल। आप जानते हैं कि समताप जो मंडल होता है उसमें यही लक्षण होता है कि उसमें ओजोन गैस की एक लेयर पाई जाती है। काम क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषण का, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देखने को मिलती है रेफ्रिजरेटर में, और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इन सब से ही निकलती है आपकी। अच्छा, ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसमें नापते हैं? तो डॉप्सन में जो है इसे मापते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन जो है आपके होते हैं? तो मौसमी परिवर्तन सबसे पहली जो लेयर होती है, और सबसे पहली लेयर कौन सी? तो क्षोभ मंडल। इसमें परत में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं, बादल, कोहरा, मेघ गर्जन है, आंधी तूफान है, सब इसी में होता है। अच्छा, क्षोभ मंडल धरातल से इसकी औसतन लगभग कितनी ऊंचाई है? तो 14 किलोमीटर आपको देखने को जो है वो मिलती है। बाकी ध्रुवों पर अलग और मैदानों में अलग, वो अलग अलग देखने को मिलता है, मैंने एवरेज बता दिया। अच्छा, जो भी रेडियो प्रसारण वगैरह होता है ना वो आयन मंडल से होता है। अगला कह रहे हैं इनमें से किस खगोलीय पिंड का शैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल, होमिया, शनि, प्लूटो। आंसर की बात करते हैं, प्लूटो आपका सही हो जाएगा। प्लूटो खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। प्लूटो की जो खोज हुई थी वो 1930 में हुई थी। और किसने की थी? तो उनका नाम था टॉम बैग। किन्होंने खोज की थी इसकी? टॉम बैग ने। और टॉम बैग ने जो खोज की थी 2006 का जब समय आया था तब लगा था एक झटका। क्या लगा था? कि इसे सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह के रूप में 2006 से पहले तक माना जाता था, परंतु 2006 में इसे ग्रह से जो है वो हटा दिया गया, इसको निष्कासित कर दिया गया। इस चीज को याद रखिएगा। शनि ग्रह से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे इसका खोजा गया सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे पहला खोजा गया उपग्रह के रूप में टाइटन है। 69 प्रश्न कह रहा है कि वनों के संदर्भ में कौन सा इनमें से कथन गलत है? गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, किसी वन में ये गलत है। किसी वन में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत बनाते हैं, ये आपका यहाँ पर गलत है। कुछ और पॉइंट वनों से संबंधित कि कितने % वन आवश्यक होते हैं? 33% वन पर्यावरण की दृष्टि से भूभाग पर होना जरूरी है। फिर पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो वन क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक वनों का जो परसेंटेज में अगर बात करें तो वो कहां पर है? तो परसेंटेज में आपका मिजोरम में है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो आपका
फैला हुआ है। यहाँ पर 85.53% करके आपको देखने को मिलता है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वनों का विस्तार कौन से राज्य में है, तो एमपी में जो है सबसे ज्यादा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 इसका क्या प्रयास करता है? तो ये प्रयास करता है कि सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और साथ ही साथ टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। तो ये आपका सतत विकास लक्ष्य 6 जो है इसके अंतर्गत आता है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक हुई थी वो आपकी जिसमें 2015 में हुई थी, उसमें आपके लक्ष्य रखे गए थे 17 सतत विकास लक्ष्य उसमें रखे गए थे, और एक और उसमें बात कही गई थी कि उसको 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। अगला कह रहा है एग्राफिया क्या होता है? एग्राफिया आपका होता है जब हम बात करते हैं लिखने की क्षमता की आपकी हानि होती है, इसे कहते हैं एग्राफिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? बोलने की संबंधी विकार आपको देखने को मिलता है, वो डिसलेक्सिया में आता है। बोलने कह सकते हैं, पढ़ने संबंधी भी कह सकते हैं, वाक संबंधी कहते हैं डिसलेक्सिया को, आप सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हैं। एक डिस्प्रेक्सिया होता है, वो होता है आपका लेखन और चित्र अंकन जो संबंधी विकार होते हैं उससे संबंधित। अगला कह रहा है दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाता है यदि उनका क्या समान हो? तो यदि उनका जड़त्व समान होता है तो उनका जो द्रव्यमान होगा वो भी समान जो है वो कहलाएगा। अगला कह रहा है स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? तो किसको? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है इसको कम करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैसेस आती हैं? तो मीना का जलवा ग्रीन हाउस गैसेस ट्रिक बता चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरोफार्बन कार्बन जिसको HFC कहते हैं, और एक PFC करके है जिसको हम फ्लोरोकार्बन कहते हैं, पर फ्लोरोकार्बन। अगला करें इनमें से किस जीव के दांत ही नहीं होते हैं? घोड़ा, सुअर, कुत्ता, कछुआ। तो कछुए के दांत नहीं होते हैं, बाकी सभी के तो होते हैं। कछुआ किस वर्ग में आता है? तो सरीसृप वर्ग में जो है ये आपका आता है। कछुआ अपने आप को जो ढका रहता है ना, उसके चारों ओर आवरण टाइप का, वो जो मोटी सी त्वचा जिसको हम कहते हैं ढाल कहते हैं, वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो है ये बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी जो है ये बनी होती है। कछुए का जीवन काल कितना होता है? तो 80 से लेकर के 150 वर्ष तक आपको देखने को जो है ये मिलता है। मनुष्य की तो बात करें तो 100 साल डिसाइड है, पर आजकल 60-70 में ही निपटे जा रहे हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको पता है मिथाइल आइसोसाइनेट, पर यहां पर आप देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है आइसोसाइनेट, तो और में भी लिखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3NC ये होता है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई? तो 2 से 3 दिसंबर की तारीख थी, समय था 1984 का। इसके समय जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जहां पर यह घटना हुई थी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वॉरेन एंडरसन करके। बहुत बड़ी घटना हुई थी, बहुत लोग इसमें मरे थे और इसका जो प्रभाव है काफी समय तक दिखाई पड़ा था, तो ये इसके अध्यक्ष थे। अब अगला यहां से पोर्शन देखेंगे तो स्टार्ट हो रहा है हमारा इतिहास का 76 प्रश्न। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो आप सभी को पता है कि मनुची जो है ये भारत आया था। मनुची जो है ये दारा सिकों के सेना में तोपची का काम करता था और शाहजहां के शासनकाल में आया था। मनुची के बाद विलियम हॉकिंस की बात करते हैं तो ये सूरत आया था 1608 में, और जहांगीर से मिलने ये दरबार में आया था, तो जहांगीर लिख देते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है टॉमस रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, ये क्वेश्चन पेट में पूछा जा चुका है। कब आया था? 1615 में आया था। और टॉमस रो के साथ हॉकिंस जो है वो सम्राट जो जेम्स प्रथम थे ना उनके व्यापारिक दूत बनकर आए थे। इब्ने बतूता से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सिविल सेवा कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा के जनक भी पूछा जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त पूछा जाता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। हड़प नीति की बात होती है तो लॉर्ड डलहौजी का नाम देखने को मिलता है। राज्य हड़प नीति पूछा जाएगा तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात होती है तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था, और इन्हीं के साथ राजा राम मोहन राय थे, आपको याद होगा,
तो उसी समय सती प्रथा के अंत को लेकर के नाम पूछा जाएगा, तो ये याद रख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन, तो आप जानते हैं बंगाल विभाजन 1905। अगला करें इनमें से विचार कीजिए, बाजार ऋणदान पूछा क्या गया, कौन से आंतरिक ऋण के घटक हैं, तो कौन कौन से हैं, बाजार ऋणदान है और ट्रेजरी बिल भी है, आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, तीनों के तीनों आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी जो विविधता है वो कहां पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन कह लीजिए या सदाबहार वन कह लीजिए, इन्हीं का ही नाम है। इसके जो मेन वृक्ष होते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। रबर इसमें आता है, महोगनी इसमें आता है, नारियल इसमें आता है, महोगनी इसमें आता है और नारियल जो है वो इसमें आता है, और सिनकोना बहुत पूछा जाता है, वो आप याद रख सकते हैं। तो ये सब वृक्ष इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। इस तरीके के क्वेश्चन अब पेपरों में बहुत बनने लगे हैं। तो आपको पता है इन चारों का समय, पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो हुआ था 1845 से स्टार्ट होकर के 1846 तक चला था। उसके बाद पता है संथाल विद्रोह, ये हुआ था 1855 में, तो ये उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद आपका इल्बर्ट बिल विवाद आपका हुआ था 1884 में, और उसके बाद लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार हुआ था, जो कि हुआ था आपका 1880, नहीं ये बाद में हुआ था, लिटन दिल्ली दरबार वाला था ये 1877 में हुआ था। तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। सब पूछा क्या गया था सबसे पहले घटना, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। आपको पता है इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही किसने त्यागपत्र दिया था, लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र दिया था इसी विवाद के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जल मंदिर कहां पर स्थित है, गया, आरा, राजगीर, पावापुरी, तो पावापुरी में आपका जल मंदिर स्थित है। और पावापुरी में जो जल मंदिर है ये कौन से धर्म को संबंधित है, कौन से धर्म से है, तो जैन धर्म से संबंधित है। पावापुरी में ही आपको पता है महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो पावापुरी में हुआ था। महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 468 जो है वो बीसी में। महावीर जी जन्म नहीं हुआ था, महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था पावापुरी में, जन्म तो उनका वैशाली में हुआ था ना। हाँ, तो निर्वाण वाला यहाँ पर हो जाएगा, महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ पावापुरी में, पर अगर जन्म की बात करते हैं तो वो हुआ था कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली, ये आप याद रखिएगा महावीर स्वामी का। महावीर जैन धर्म के अंतिम सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर के रूप में थे। अगला कह रहे हैं व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है वो क्या है, तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा सरकार ने इस द्वीप का नाम जो है वो रखा है, उड़ीसा सरकार ने रखा है व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप। कौन थे अब्दुल कलाम जी, तो भारत के महान वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और एक महान व्यक्ति तो थे ही। अगला करें निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति के सुधारने में सक्षम नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें से, निर्यातों पर अधिक से अधिक कर अगर आप लगा देंगे तो वो गड़बड़ा देगा, तो ये संतुलन स्थिति को सुधारने में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। और इन्होंने जो स्थापना की थी वो कब की थी, 1905 में की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे जिनका नाम था गोविंद रनाडे। क्या नाम था, गोविंद रनाडे, तो ये भी आप याद रखिएगा। और नव जागरण के अग्रदूत के रूप में भी ये जाने जाते हैं, कौन, ये गोविंद रनाडे जी। रनाडे जी को ही महाराष्ट्र का सुकरात भी जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात नाम से जो है वो किसको कहते हैं, रनाडे जी को। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इनको किसने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो इनसे नीचे साइड आप लिख देते हैं महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे गोविंद रनाडे जी। बाकी बी आर अम्बेडकर जानते हैं आप सभी कि संविधान के जनक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इन सभी के रूप में जाने जाते हैं। चितरंजन दास का नाम देखने को मिलता है, इनके साथ मोतीलाल नेहरू जी का नाम देखने को मिलता है, स्वराज्य पार्टी। चितरंजन दास ने 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के, क्योंकि हमने उसमें पढ़ाया था ना जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हुमायूं की रचना किसने की थी, हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। कौन थी गुलबदन बेगम, तो ये गुलबदन बेगम बाबर जो है पुत्री थी, तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। और इन्हों के संदर्भ में आपको याद रखना है कि हुमायूं की रचना इनके द्वारा की गई।
अबुल फजल से भी क्वेश्चन बनता है कि अबुल फजल कहाँ थे, अकबर के नवरत्न में आते थे, और इन्होंने किसकी रचना की थी, तो इन्होंने अकबरनामा की रचना जो है वो की है। पूछा जाता है अकबरनामा की रचना तो अबुल फजल ने की है, और अबुल फजल कहाँ के थे, तो अकबर के नवरत्न में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, और किसके प्रयासों से हुआ था, तो नाम आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में बहुत सुनने को मिलता है, लुई 14 इनके अर्थ मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट, उनके प्रयास से इसकी स्थापना देखने को मिलती है। अच्छा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत में जो है वो कहां पर खोला था, तो सूरत में खोला था। सूरत में कब खोला था, तो 1668 में जो है आपका पहला कारखाना खोला। दूसरा कारखाना 1669, जस्ट एक साल बाद। परंतु अगर सबसे पहले आने वाले कौन थे अंग्रेजों में, तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो आए थे वो 1502 में आए थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुत्र अडा डैड फंसा, इस तरीके से ट्रिक बता चुके हैं, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1502 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान क्या था, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, तो आपको पता है गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कब हुआ था, मतलब इसमें और डिटेल में आता है तो कपिल वस्तु भी नाम देखने को मिलता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी, तो जो वन नामक स्थान था वहां पर हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण की घटना किससे संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है, इस चीज को आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था। गौतम बुद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बोध गया जो था, यहाँ पर इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति जो है वो की थी। तो चारों ही ऑप्शन में इन्होंने दे दिए हैं, चारों चीज जान लीजिए। गौतम बुद्ध जी को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, वो है एशिया का पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जो है वो जानते हैं। एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया, इन नामों से जानते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि जो सभी दुख है उनका कारण क्या है, तृष्णा है। बौद्ध धर्म में आपको दो संप्रदायों में भी बढ़ते हुए देखने को मिलता है, एक आपका है हीनयान, एक है आपका महायान। बौद्ध धर्म के तीन आपके अंग भी थे, कौन कौन से, एक था आपका बुद्ध, एक था आपका धम्म, और एक था आपका संघ। बुद्ध धम्म संघ किस धर्म में है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कौन से सन में प्रारंभ हुआ था, तो आपको पता है 6 अप्रैल 1930 की वो तारीख थी जब ये स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 की वो तारीख थी जहां पर ये जाकर के चले थे, और 19 ये जो तारीख थी यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 की, वहां पर जाकर के ये पहुंचे थे। तो यहाँ पर किस सन में प्रारंभ हुआ, सन तो 1923 ही हो जाएगा। देखिए इस चीज को यहाँ लिख देते हैं, 6, यहाँ सेंटर में लिख देते हैं, 12 मार्च 1930 से चले थे अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। इनके साथ थे टोटल 78 अनुयायी, और ये जो पहुंचे थे वो पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, और यहीं पर ही नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, और नमक कानून तोड़ा गया था। यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन, इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। डेरोजियो जो थे, इन्होंने बहुत से संस्थान थे, पत्र पत्रिका थी, इनके द्वारा राष्ट्रीयता का जो मेन संचार है वो किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम देखने को मिलता है ब्रह्म समाज से रिलेटेड। जब ब्रह्म समाज जो है उसको बढ़ाने की आगे बात आए तो किसने बढ़ाया था, तो इन्होंने बढ़ाया था, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम देखने को मिलता है तत्व बोधनी सभा के संदर्भ में। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो इनके ही द्वारा की गई थी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो ये चीजें याद रख सकते हैं। अच्छा, जो डेरोजियो थे, हेनरी विवियन डेरोजियो, इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में भी जानते हैं। अगला कह रहा है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इसको किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, तो इसको प्रस्तुत किया गया था 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 को आया था, और उस समय भारत के सचिव और मिंटो, जो मार्ले थे, ये आपके मॉर्ले नहीं, आ की मात्रा लगेगी, तो जो मार्ले थे वो थे उस समय भारत के सचिव, ये चीज पढ़ा चुके हैं हम आपको। और जो मिंटो थे वो थे आपके भारत के गवर्नर, तो ये दोनों में अंतर था। इसमें जो सबसे मेन हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल और भारत विभाजन का, ये कहेंगे वीजारोपण जो है यहीं से स्टार्ट हो गया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर जी का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? तो किसमें? ज्ञात्रक करके जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जी मैंने बताया जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। कैवल्य जैन धर्म का परम ज्ञान था। एक संलेखना विधि पूछी जाती है, वो किससे संबंधित है? वो भी महावीर स्वामी या जैन धर्म आप कहेंगे जैन धर्म से संबंधित है। उसमें होता है बेसिकली संलेखना विधि में ये है कि आप भोजन नहीं करते हैं, भूखे रह करके जो है आप एक प्रकार से आत्महत्या करते हैं, वो आप कंडीशन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो आपको पता है 1978 में आपका हटाया गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो पैसा हर व्यक्ति को चाहता है डबल आए, तो चार चार, एक बार चार, दोबारा चार, डबल पैसा। तो दो बार से संपत्ति वर्ड को याद रख सकते हैं कि चार चार दो बार आता है। 44वां संविधान संशोधन 1978, और इससे जो आर्टिकल में रखा गया है वो 300A में अब इसे रखा गया है। तो पहले मौलिक अधिकार था, वो किसमें था? वो आपका था अनुच्छेद 19(1) और इसके अंतर्गत भी क्लॉज था F करके, और साथ ही साथ अनुच्छेद 31 में भी उल्लेख किया गया था, तो यहां से हटा करके 300A में से रखा गया है। अब टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आपको पता है कि संघ संविधान समिति के अलावा प्रारूप समिति अगर पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर आपसे झंडा समिति पूछेगा तो आपका जेबी कृपलानी जी, अगर आपसे मौलिक अधिकार उप समिति पूछेगा तो जेबी कृपलानी जी, और उद्देश्य प्रस्ताव समिति पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से चीजें याद रख सकते हैं। अगला करें इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है? कथन कौन सा सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही सही है। आपको ट्रिक बताइए, सरला संसद से रिलेटेड याद रखिए। सा से आपका हो जाएगा संसद, रा से आपका जो है वो हो जाएगा राज्यसभा, और ला से आपका हो जाएगा लोकसभा। और आर्टिकल क्या है? ये है 79, ये है आपका 80 और ये है आपका 81। अगला करें एक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने समय बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो आपको पता होना चाहिए 3 वर्ष का ये समय होता है। 6 ऑप्शन दिया तो है, 6 वर्ष 6 माह का जो है ये समय होता है जिसमें संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अच्छा, इस चीज को समझिए कि जो आपातकाल है कौन से भाग में आता है? तो भाग है आपका 18। अगर पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में आता है तो 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद में आता है। संविधान में कितने टाइप का उल्लेख है, यानी आपातकाल के कितने टाइप का उल्लेख है? तो एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आता है 352 में, एक आपका आता है राज्य में आपातकाल लगता है जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, वो 356 में आता है, और एक आपका आता है वित्तीय आपातकाल जो कि धन से संबंधित होता है, वो 360 में आता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। अगर मैं कहूं भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है, तो अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। एक बार 1967 में लगा था, एक बार 1971 में लगा था, और एक बार आपका 1975 में लगा था। ये 3 बार अब तक आपातकाल लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ सुमेलित करना है संविधान के अनुच्छेद, दूसरी तरफ उनके संबंध में विषय, और बताना है किससे कौन सा मैच होगा। तो आपको मैंने बताया था कि 24-24 घंटे एक नंबर की कोर्ट आपके लिए काम करती है। तो एक नंबर की कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का देखिए यहाँ नाम कहाँ दे रखा है? तो यहाँ पर आपको दे रखा है संघीय न्यायपालिका के रूप में। तो ये वाला जो मैच होगा वो संघीय न्यायपालिका के रूप में हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 5 दे रखा है जो कि नागरिकता से संबंधित है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। 352 अभी बताया। आपातकाल कौन सा आपातकाल? आकस्मिक वाला हो जाएगा, तो ये वाला इससे हो जाएगा। और 245 विधायी शक्तियों का वितरण है, तो ये आपका बचा एक ऑप्शन इससे हो जाएगा। यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीनों समुद्र के मिलन स्थल पर आपकी होती है? तो किसकी होती है? ये होती है आपकी कन्याकुमारी की। तो ये आपका कन्याकुमारी सही हो जाएगा। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी भाग का अंतिम छोर के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ इंदिरा पॉइंट की बात करें तो निकोबार में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु अलग है और कन्याकुमारी अलग है, दोनों इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा पॉइंट पूछा जाएगा तो दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। अजंता में अगर बात करें तो कुल कितनी आपकी गुफाएं हैं? तो टोटल 29 गुफाएं हैं, और वर्तमान में अगर देखेंगे तो इसमें मात्र 6 गुफाएं ही आपकी जो है वो बाकी हैं। गुफा संख्या
16 और 17 गुप्तकालीन से संबंधित है, ये भी बताया जाता है। बाकी एलोरा में कितनी गुफाएं, तो 34 गुफाएं। इस 34 में भी आपका बौद्ध से संबंधित 1 से 12 है, हिंदुओं से संबंधित 13 से 29 है और जैन से संदर्भित 30 से 34 है। इस प्रकार से बटा भी हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र में है अगर पूछ लिया जाए। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये आपका कोयला जो है वो नहीं है। नहीं पूछा गया था ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिनको आप यूज करें और नष्ट हो जाए फिर वापस से आप ना रिकवर कर सकें, वो नवीकरणीय। अनवीकरणीय वो होते हैं जो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, भारत में ऊर्जा का सबसे ज्यादा भाग कौन सी ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। तापीय ऊर्जा की बात होती है, एनटीपीसी की स्थापना पूछी जा सकती है, तो एनटीपीसी की स्थापना जो है वो आपका 1975 में जो है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता है 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व की अगर बात करते हैं, इसको अगर आप पार लेते हैं तो ये कहलाता है एक दिन आगे। 180 डिग्री जो अंश देशांतर रेखा है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी को ही क्रॉस करने से एक दिन बढ़ जाता है। अच्छा, एक देशांतर के मध्य अंतर से कितने मिनट का अंतर आता है, तो 4 मिनट का अंतर जो है आपका आता है, जो निकालते हैं ना 5.5 घंटा आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे, अब यहाँ से शायद भूगोल स्टार्ट हो रही है क्या, शायद भूगोल तो वैसे पहले ही चल रही है पर हिस्ट्री भी मिक्स थी, पर यहाँ से अब प्योर भूगोल है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको पता है शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। उसके अलावा बृहस्पति की बात करते हैं तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जाना जाता है। और ज्ञानीमीड जो है इसका सबसे बड़ा जो है वो उपग्रह है। ज्ञानीमीड जो है, जो बड़े लोग होते हैं वही ज्ञान देते हैं, तो ज्ञानीमीड इसी से याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल की बात करते हैं तो इसके उपग्रह भी आपसे पूछे जाते हैं कि मंगल के जो 2 उपग्रह हैं उसमें आपका फोबोस और डीमोस, ये 2 नाम देखने को मिलते हैं, फोबोस और डीमोस, ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का जानते हैं एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अच्छा, चंद्रमा जो है उसकी तरह और उनकी जो आंतरिक स्थिति है उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सैलोनोलॉजी करके कहते हैं, सैलेनोलॉजी, ये आप याद रख सकते हैं। आगे लिख देते हैं चंद्रमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा। लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी सारी चीजें आपको बता सकें। तो जितने भी लोग वीडियो में बाद में जुड़े हैं, अगर वीडियो लाइक ना किया हो, लाइक शेयर करते रहिएगा। 102 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 102 प्रश्न कह रहा है, इनमें से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अच्छा, टाइम पे किसी ने पूछा था, तो टाइम अभी तो 5:15 की, बाकी फिक्स नहीं है, 5:15 के आसपास देख रहे हैं। अगर फिक्स वगैरह करेंगे टाइम तो बता देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते हैं। और बाकी जब नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं तो वहां पर आपसे पूछता भी है, ऑल नोटिफिकेशन या पर्सनलाइज्ड करके 2 ऑप्शन देता है। जब आप सब्सक्राइब करने के बाद ऑन करते हैं तो वहां पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आंसर की बात करते हैं कि किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं, पश्चिमी घाट को कहते हैं। पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगला कह रहा है जो चारागाह है उसको पंपास कहा जाता है। तो आपको पता है कि पंपास से रिलेटेड एक ट्रिक बताई थी, वो थी कि किसी को सांस फूलने लगे तो उसको अर्जेंट पंप चाहिए होता है। तो अर्जेंट से अर्जेंटीना शब्द आप याद रख सकते हैं। अब अर्जेंटीना तो ऑप्शन में दिया नहीं गया, यहाँ पर तो सीधे सीधे आपका अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका इस तरीके से दिया गया, तो किस में आएगा, दक्षिण अमेरिका में जो है ये आएगा। अर्जेंटीना में है घास भूमि और ये आपकी दक्षिण अमेरिका में पड़ेगी। लानोस पड़ती है वेनेजुएला और कोलंबिया में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में जो है वो आपका हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995, अगर डिटेल में याद रखना चाहते हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका जेनेवा में है। जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में कभी पूछा जाए व्यापारिक मामलों के संदर्भ में, तो डब्ल्यूटीओ है। अगला कह रहा है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन, इसका प्रारंभ जो है वो इसमें से कहां पर हुआ था, तो कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। उपभोक्ता के अधिकारों के संदर्भ में ये जो है वो था। और इससे संबंधित अधिनियम कौन सा है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, जिसकी जगह 2019 में एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। अगला, अच्छा इसमें 3
स्तर पर होते हैं, एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद होते हैं। अगला कह रहा है सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की सबसे पहले घोषणा भी अमेरिका में जो है वो हुई थी। और कब हुई थी? 1962 में। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो किसमें होता है? प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय, सभी। आंसर की बात करते हैं, एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है वो सभी में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक आर्थिक जो वृद्धि है उसका परिचायक है? तो ये वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है अर्थव्यवस्था के मुख्यतः प्रकार जो है वो इनमें से कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका प्राथमिक, एक होता है आपका द्वितीयक और एक होता है आपका तृतीयक। तो ये 3 आपके जो है वो होते हैं। अब पूछा जो सबसे ज्यादा जाता है वो ये जाता है कि प्राथमिक में आपका कृषि जो है वो कौन से में आता है? तो कृषि याद रखिएगा प्राथमिक में आता है। पशुपालन आता है, वन आता है, खनन आता है, ये सब इसमें आता है। द्वितीयक में जो आते हैं वो उद्योग आते हैं, विनिर्माण क्षेत्र है ये सब। और तृतीयक में जो होता है वो सेवा क्षेत्र आता है। सबसे ज्यादा सेवा और कृषि पूछा जाता है। सेवा है, बीमा है, बैंकिंग है, ये सब इसी में ही आता है। बाकी सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ कृषि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है ना उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है तृतीयक क्षेत्र का, विकसित में। और भारत कैसा देश है? वो विकासशील देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 कि अबरक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो अबरक पाया जाता है झारखंड में। झारखंड के अंतर्गत भी कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा में सबसे अधिक पाया जाता है, वो भी आप याद रख सकते हैं। और जब पूरे विश्व की बात करते हैं तो 60% अकेले भारत जो है वो उत्पादन करता है अबरक का। और अगर बात की जाए कि भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वहां पर झारखंड नहीं होगा, तो वहां पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला कह रहा है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है? तो कौन सी अलग करती है? विंध्य। आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। विंध्य जो पर्वत है वो नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य भारत में जो है वो आपका ये पड़ता है, इसकी स्थिति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो किसका लक्षण है? ये लक्षण है आपका राज्य का, सर्वोच्च संप्रभुता राज्य। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं हो जाती यदि संसद किसकी अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान ना कर दे? तो ये आंसर हो जाएगा 1 महीना। 1 महीने के अंतर्गत आपका ये जरूरी होता है। बाकी मैंने बता दिया कौन से भाग में आता है आपातकाल, कौन से अनुच्छेद में आता है, सारी चीजें। अगला कह रहा है मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुधीरमन कप 2023 का खिताब जो है वो जीता है? तो किसको हराया? दक्षिण कोरिया को आपका हराया है। आंसर पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्थिति पूछ ली जाती है कि कहां पर यह आयोजित हुआ था टूर्नामेंट, तो चाइना में आयोजित जो है आपका ये हुआ था। और बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, चाइना के अंतर्गत सुझोउ नामक स्थान था। और 13वां वाला जो था सुधीरमन कप का खिताब वो चाइना ने जीता था, पर इस बार वाला दक्षिण कोरिया ने जो है वो जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब कौन सी टीम ने जीता? तो आप सभी ने देखा अवश्य होगा कि धोनी, महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने जीता था, चेन्नई सुपर किंग ने। और आखिरी गेंद तक मैच गया था जिसमें जो रविंद्र जडेजा जी थे उन्होंने लास्ट में चौका मार दिया था। एक गेंद पे 2 रन चाहिए थे, चौका मार दिया था और जिता दिया था। और ये कितनी बार जीत चुके हैं अब तक? तो ये 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग जो है जीते हैं इस मुकाबले को। किसको हराया? तो गुजरात टाइटंस को हराया था। गुजरात टाइटंस जो है वो उप विजेता जो है वो थे। और गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो इसके कौन कैप्टन है? तो ये आपके हार्दिक पांड्या। अगला कह रहे हैं और इससे पहले जो जीते थे वो गुजरात टाइटंस जीती थी, इससे पहले वाला 15वां वाला जो आईपीएल संस्करण था। अगला कह रहा है मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो किसने? ये है पसांग दावा शेरपा। नाम में इनके शेरपा है, शेर जैसी दहाड़ है, तो यही चढ़ पाएंगे। और इन्होंने कामी रीता शेरपा के जो पहला रिकॉर्ड था उसकी बराबरी इन्होंने जो है वो कर ली है। और शेरपा से मत याद रखिएगा, सभी में ही शेरपा वर्ड है। पसांग दावा, दावा करती हैं ये कि चढ़ के दिखाएंगे, ऐसे जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बने? तो कौन बने थे? सौरभ गांगुली जो है ये बने थे। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला कह रहा है रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन पुस्तक के लेखक हैं? नारायण वागुल जो है ये लेखक हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है?
करंट अच्छी दे रखी है इसमें, अगर आप देखेंगे तो जस्टियन ट्रॉयट करके आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पाल्म डी अवार्ड, और यहाँ पर जो ट्रान हन हंग करके नाम देख रहे हैं ना, ये भी इनको भी अवार्ड मिला था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, अगर पूछा जाएगा इसी फिल्म फेस्टिवल में, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वो मिला था ट्रान अन हंग को। अगला क्वेश्चन, और सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता करके अगर पूछा जाएगा तो मिला था कोजी याकुसो को, याकुसो याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ और रीजनिंग देखेंगे जो कि ऊपर हम छोड़ कर आए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इसकी थीम क्या थी तंबाकू वाले की? तो थी हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। ये इस बार की थीम थी। तो अब बढ़ते हैं हम वापस से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जहां से हमने सारी मैथ स्टार्ट हो रही है, मैथ और उसके साथ साथ आपकी रीजनिंग। और मैथ ही नंबर बढ़ाएगी, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि खाली जीके जीएस प्रैक्टिस कर लें और मैथ छोड़ दें। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से 40 तक है आपका मैथ और रीजनिंग। 2/7 यहाँ भी है, 2/7 यहाँ है, आधार दोनों में बराबर है, घातांक आपको पता है जुड़ जाती है, तो हम यहाँ पर दो जो है वो आपका लिख सकते हैं, बटे में 7 लिख सकते हैं, और जो घातांक है उसमें -3, और यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू तो -5, और बराबर किसके हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा आपका इस 2/7, और घातांक में आपका है -3m और +1। अब यहाँ पर देखिए 2/7 ये भी है, 2/7 ये भी है, तो आधार जब बराबर होते हैं तो जो घातांक है उनको आप आपस में बराबर रख सकते हैं, यानी -3 -5 ये बराबर हो जाएगा -3m + 1 के। अब यहाँ पर -3 और -5 जोड़ेंगे तो 5 6 7 8 माइनस की वैल्यू इसलिए जुड़ जाएगी, और यहाँ पर 1 है प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के जो -3m की वैल्यू है वो -9 के बराबर होगी। माइनस माइनस कट जाएगा तो 3m की वैल्यू 9 के बराबर आएगी, और m की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 होगा, यानी m की वैल्यू आपकी 3 आपको प्राप्त हो जाएगी। आंसर आपका पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं आएंगी? आप चाहें तो वीडियो रोककर खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो आपको पता है 5 मतलब 3 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या के देखेंगे तो 999 होगी। 5 से विभाज्य भी कह रहा है, वो अभी हम आगे देख लेंगे। पहले आप ये देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होगी, क्योंकि अगर इससे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी। इसी प्रकार 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की पूछ रहा है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो 9999 हो जाएगी। अब ये भी समझिए 5 से विभाज्य वाली, अब इस 999 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? शेषफल से मतलब नहीं है, तो यहां से आप देखेंगे 5 एकन्नम 5, इधर जाएगा 4 तो 49 हो जाएगा, तो 5 9 जा 45, फिर 4 उधर जाएगा तो 5 9 जा 45, यानी 199 इतनी संख्याएं आएंगी जो 5 से विभाज्य है इस 999 के लिए। सेम इसी प्रकार यहाँ भी निकाल लीजिए, तो यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 199 है, तो यहाँ पर आपका ऊपर लिख देते हैं 1999 हो जाएगा, यानी 5 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की जो संख्या है वो 199 है, और जो 4 अंकों वाली है वो 199 है। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा गया है, तो 1999 और 199 इन दोनों का अंतर प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न समझ गए होंगे। 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 1 8 और 1800 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए, प्रत्येक लड़कों को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले, समूह में लड़कों की संख्या क्या बताइए? इसमें n मान के आप कर सकते हैं। लड़कों की संख्या मान लीजिए n, और ये कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर मिला है, यानी कि आपका गुणे में लगा दीजिए 3n। 3n क्या है? जो प्रत्येक लड़के को मिले सेबों की संख्या है। n क्या है? n है आपका लड़कों की संख्या। तो कुल सेब निकालने के लिए इन दोनों का गुणा जो है वो 1200 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n को n से गुणा करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3n स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा आपका 1200 के। अब 3 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 चौको 12, 0 हो जाएगा, यानी n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी। आंसर आपका 20 हो जाएगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 61 गुणे 62 गुणे 63 ऐसे करके 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? जितना क्वेश्चन कठिन लग रहा है उतना ही क्वेश्चन सरल है। आपको पता है 61 62 63 करेंगे तो अगला 64 भी आएगा और अगला 65 भी आएगा। जब भी इकाई के अंक में 5 आ जाए
तो आप समझ लीजिए इससे गुणा करने पर या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 61 में के बाद 62 लिखा है 2, इस 5 को अगर आप 65 वाले 2 से गुणा करेंगे, इस 5 को 62 वाले 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी होता है 10 और लास्ट में आ रहा है 0। अगर एक बार 0 आ गया तो कितने से भी गुणा कर लीजिए वो 0 ही रहेगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा 0। समझ गए होंगे कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिया गया है कि भाज्य इतना है, शेषफल इतना है, भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है, तो भाजक बताइए। आपसे क्या कह रहा है कि जो भाजक है वो आपका भागफल के, मान लीजिए भाजक नहीं भागफल को मान लीजिए, मान लेते हैं भागफल जो है आपका x है, तो भाजक ही पूछा गया ना, तो भाजक क्या हो जाएगा, कह रहा है भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है, तो इसका 1/3 हो जाएगा। x को हमने माना ना भागफल, तो इसके 1/3 के बराबर है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक, भाजक गुणे भागफल और प्लस में आपका शेषफल, यही फॉर्मूला होता है। इतना पता होगा, सारी चीजें रख लेंगे। भाज्य जो वैल्यू दे रखी है वो प्रश्न में दे रखी है 2200, तो हमने यहाँ पर रख दिया 2200। भाजक क्या है x/3, रख दिया x/3 मल्टीप्लाइड भागफल कितना है, भागफल हमने x माना था, x रख दिया। फिर शेषफल कितना है, शेषफल आपको प्रश्न में 13 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए x गुणा करेंगे x² हो जाएगा, ये वाला जो 3 है ये इस 2200 के गुणा में चला जाएगा, 2200 को 3 से गुणा करेंगे तो 6600 आएगा। यहाँ पर 13 है और इस 3 के साथ एलसीएम में जाएगा ना, एलसीएम लेने के बाद तो 13×3 = 39 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बनेगा क्या, x², ये x वाला गुणा होने के बाद बराबर 6600 और प्लस नहीं माइनस में रहेगी ना वैल्यू, माइनस, क्योंकि बराबर को उधर जाएगा, माइनस का 39 और बराबर में आपका कितना आएगा 6 5 6 1। ये 39 कहाँ से आया, समझ में आया ना, यहाँ पर 1 रख करके एक 3 का एलसीएम लेंगे तो 13×3 = 39 तब हो जाएगा। अब x² की वैल्यू अगर 6561 है तो ये किसका अंडर रूट होता है, x बराबर अंडर रूट में 6 5 6 1, ये अंडर रूट होता है 81 का, यानी 81 यहाँ से x का मान आ जाएगा। प्रश्न में पूछा क्या था, कह रहा था भाजक बताइए, भाजक क्या था, भाजक था x/3 और x की वैल्यू क्या आई 81 आई, यानी 81/3 क्या होगा, 81/3 27 हो जाएगा। आंसर आपका 27 यहां से निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन एक दिन 60 रुपए कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपए खर्च कर देता है, तीसरे दिन फिर 60 कमाता है, फिर चौथे दिन 50, बाकी दिन भी यही करता है। कह रहा है कि किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए जो है वो बचे होंगे। आप इस चीज को समझिए कि अगर 2 दिन का आप निकालें कि पहले दिन 60 कमा रहे हैं, दूसरे दिन 50 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप 2 दिन में कितना रुपया कमा पा रहे हैं, मात्र 10 रुपया ही तो कमा पा रहे हैं, क्योंकि 10 ही रुपए तो बच रहे हैं 2 दिन के बाद। 60 कमा रहे हैं, अगले दिन 50 खर्च कर रहे हैं, तो 2 दिन में 10 रुपए बच रहे हैं। अब 2 दिन में अगर 10 रुपए बच रहे हैं तो आपका 1 महीना पूरा निकालेंगे या 29 दिन का आप निकाल लीजिए, तो इसका जस्ट डबल देखिए कितना होगा, यानी 28 दिन निकाल लीजिए कि 28 दिन में वो कितना कमाएगा, तो 28 दिन में आपका 140 रुपए कमाएगा। 140 कैसे आए, इस चीज को समझ रहे ना, ये जो आपका 10 है ये 28 दिन में निकालने के लिए 28 से आप 2 को डिवाइड कर दीजिए 2 दिन का निकालने के लिए, और 10 रुपए के हिसाब से 10 से गुणा कर दीजिए, ये 140 निकल आएगा। अब इस चीज को समझिए कि 28 दिन तक उसने 140 रुपए कमा लिए हैं, कमाना कितना है 200 रुपए, तो जब 29वें दिन की बात आएगी तो वो अगले दिन कितना कमा रहा है 60 रुपए कमा रहा है, यानी इस 140 में 29वें दिन वो 60 रुपए कमाएगा, तो 200 रुपए यहां पहुंच गए, यानी कि टोटल 29 दिन उसको लगे 200 रुपए तक पहुंचने में। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की कमेंट में पूछ लीजिएगा, बेझिझक पूछेंगे तभी आएगी चीजें। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म जो है वो कौन सा है। जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म ऐसी संख्याएं जो 2 के अंतराल पर हो वो कहलाती हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब पहले में ही देखें 71 और 73 में 2 का डिफरेंस है, बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ है ही नहीं। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित की जाती है, यदि x% छूट भी दी जाती है तो दुकानदार 8% प्रॉफिट कमाता है, तो x का मान बताइए। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से करिए, लागत मूल्य जो आपकी है
वो आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पूरी पूरी 100 रुपए। लागत मूल्य अगर हम 100 रुपए मान लेते हैं तो इस पर आप देखेंगे क्या चीज, 20% वो क्या करता है, विक्रय, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य से करता है। तो 100 से 20% की अगर वृद्धि आप करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 120 रुपए। ये क्या है 120, ये आपका अंकित मूल्य है। क्लियर अभी तक हो रही है सारी चीजें। अगर फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ये कह रहा है X% छूट दी जाती है, उसके बाद भी दुकानदार 8% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि यहां पर 8% की वृद्धि आपको देखने को मिलती है। अब 8% वृद्धि 100 में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और जितने की वृद्धि देखने को मिल रही ना, इतने पर ही वो चीज बेच रहा है। विक्रय मूल्य जो है वो वही तो होगा, जब आप दुकानदार से कोई सामान लेने जाते हैं तो वो कुछ छूट देता है, कहते हैं भैया इतने रुपए छोड़े दे रहे हैं और हम आपको इतने की दिए दे रहे हैं, पर वो जो छूट दे रहा है उसके बाद भी उसको वो प्रॉफिट हो रहा होता है, तभी तो वो बेचने के लिए बैठा है। तो ये समझ में आ गया कि 120 रुपए उस चीज का अंकित मूल्य है और वो बेच 108 में रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितने का आपको हो रहा है यहां पर दिखाई देगा। छूट कितने की है, 108 120 का डिफरेंस है, छूट 12 रुपए की। ये समझ में आपको आ रहा है। अब ये समझिए पूछ क्या रहा था, कह रहा था एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान का मतलब यह है कि जो छूट का परसेंटेज है वो निकालना है। तो आपको मैंने बताया अंकित मूल्य पर निकालते हैं, तो 12 और बटे में आपका 120 और गुणे में आपका 100। अब इसको आप काटिए, 12 से काटिए 120 को तो 10 बार में जाएगा, 10 से 100 को काटिए तो 10 बार में जाएगा, तो 10% आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी वाला। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की डबल हो जाती है। समझ रहे हैं, P एक वैल्यू है जो कि 5 वर्ष की अगर बात कर रहे हैं तो स्वयं की 2 गुना हो जाती है, और कह रहा है कि कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी। तो आप P की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो जस्ट डबल टाइम लगेगा, यानी 5 वर्ष का जस्ट डबल अगर कर दें तो ये जो 2 गुना है ये 4 गुना हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था, 4 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, यानी 10 वर्ष लगेंगे जिसमें डबल हो जाएगी। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, पर ये तो सीधे सीधे था इसलिए हमने सीधे सीधे बता दिया। अगला देखते हैं। एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 रुपए है। कह रहे 7 जो तकनीक है उनका औसत वेतन 24,000 है, बाकी जो बचे उनका वेतन 12,000 है। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। अब आपसे क्या कह रहा है, 7 जो टेक्नीशियन है इनका जो है औसत वेतन 24,000 है, क्योंकि एवरेज है तो गुणा कर दीजिए, प्लस बाकी जो बचे हैं हमें नहीं पता कितने हैं, तो एक्स मान लीजिए। एक्स का जो औसत वेतन है वो कह रहा है 12,000 है, तो 12,000 से गुणा कर दीजिए। और क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, एक तरफ 7 कर्मचारी एक तरफ एक्स हो जाएंगे, तो 7 प्लस एक्स ये टोटल कर्मचारी, और पूरे टोटल का जो एवरेज वेतन था वो 18,000 था, यानी 18,000 से यहां पर गुणा कर दीजिए। समझ गए। अब यहां से केवल इतना आपको करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगी। तो 7 को 24 से गुणा करेंगे तो 1,68,000 आएगा। यहां पर 12 एक्स गुणा हो जाएगा तो 12,000 एक्स सीधे सीधे हो जाएगा, और यहां पर आप देखेंगे तो 18,000 को 7 से गुणा करेंगे तो एक बार में आपका 1,26,000 आएगा, और एक्स से गुणा करेंगे तो 18,000 एक्स आएगा। फिर 18,000 एक्स इधर भी होगा, 18,000 एक्स उधर भी होगा, तो दोनों वैल्यू आपकी, नहीं इधर साइड 18,000 एक्स नहीं होगा, इधर तो गुणा करने पर 68 आया था। तो लिख लेते हैं इस वाले स्टेप को कि जो बचेगा इसके बाद कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 6,000 एक्स की वैल्यू आपकी जो निकल करके आएगी वो 42,000 के पास निकल करके आएगी, और एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो 6 से काटेंगे 42 को, 6 7 जा 42 होता है, तो यहां से आंसर आपका सीधे सीधे 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, पूछ रहा था कर्मशाला कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या। अब कुल संख्या का मतलब क्या है, क्योंकि हमने तो 7 प्लस एक्स टोटल कर्मचारियों की संख्या मानी थी ना, तो 7 प्लस एक्स में एक्स की वैल्यू रखिए ना, 7 प्लस 7 तभी तो 14 निकल करके आएगी, तो आंसर आपका 14 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है एक्स और वाई एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स और वाई अगर किसी काम को मिल करके करते हैं तो इस काम को वो 8 दिनों में जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। यदि कह रहा है एक्स अकेला उसी काम को करे तो 40 दिन उसको लगते हैं। एक्स अगर अकेला काम करता है तो उसको 40 दिन जो है वो पूरा लगते हैं, और वाई अकेला काम करे तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब आपको पता है तरीका क्या होता है, 8 और 40 का सबसे पहले निकालिए एलसीएम, कितना निकल करके आएगा 40, तो ये 40 टोटल काम हो जाता है। अब इससे डिवाइड करके पर डे का यूनिट निकालना होता है,
यानी x और y को 8, ये जो 40 निकल के आया ना, इससे 8 5 जो 40, तो जो पहला x और y का निकल करके आएगा ये 5 यूनिट पर डे का काम निकल आएगा। 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, यानी इसका जो काम है वो 1 यूनिट पर डे का आएगा। अगर x और y मिल करके काम करते हैं तो वो 5 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं एक दिन में, और x अकेला करता है तो वो 1 यूनिट काम करता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि y अकेला काम कितना काम करेगा, ये आप निकाल लीजिए, तो आप इस टोटल में से x प्लस वाई जो मिल करके काम कर रहे हैं, अगर उस x को घटा देते हैं तो y के अकेले का काम निकल आएगा। समझ रहे हैं? x प्लस वाई दोनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं, अगर हम इसमें से x जो अकेला काम कर रहा है इसको घटा दें तो क्या बचेगा? इस x से ये x कट जाएगा, बचेगा केवल y। तो हमारा ये निकल कर आएगा कि y जो है वो अकेला कितना काम कर रहा है। अब x प्लस वाई की वैल्यू भी तो रखिए, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? 5 यूनिट पर डे, और x की वैल्यू कितनी थी? 1 यूनिट पर डे। और यहां पर आपका y आ रहा है, ये माइनस हटा दीजिए, माइनस नहीं है वो। उसके बाद 4 निकल करके आएगा यूनिट पर डे का ये वर्क, जो कि y अकेले करता है। ये हमने निकाल लिया कि y अकेले अगर काम करे तो एक दिन में 4 यूनिट वो कंप्लीट कर लेता है। टोटल काम कितना था? ये टोटल वर्क है 40 जो निकल करके आया है। तो आपको टोटल 40 पता है, y का पता है, तो 40 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये पता चल जाएगा कितने दिन में काम कर लेता है। तो 4 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, यानी कि 10 दिन का टोटल समय जो है आपका लगेगा y अगर अकेला काम जो है वो करता है। समझ गए होंगे? आंसर आ जाएगा बी वाला। अगला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बढ़िया दे रखे हैं मैथ के, और जरूर से जरूर खुद से भी लगाइएगा। अगला कह रहा है कि 3 कारें हैं 1:3 अनुपात में, यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उसकी चाल का अनुपात क्या होगा? अच्छा, इस चीज के ध्यान रखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी आपको दी ही गई है, समय आपको दिया ही गया है, तो आप दूरी पहले की 1 अनुपात है वो रख दीजिए, और समय दूसरे का 3 है तो 3 रख दीजिए। फिर दूरी आपको 2 दे रखी है वो रख दीजिए, यहां पर समय 2 दे रखा है वो रख दीजिए। फिर तीसरे में जो दूरी है वो 3 दे रखी है, और समय जो है वो आपका 1 रखा है। तो ये क्या निकल के आई? ये चाल निकल करके आई। चाल बराबर दूरी बटे समय से। अब देखिए यहाँ पर 3 2 1 है, चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर 3 से गुणा करके भी इसको काट सकते हैं। तो हम 3 से गुणा करके निकाल लेते हैं। 3 में तीनों में गुणा कर दीजिए। अब 1 को यहां पर देखिए करके दिखा देते हैं। अगर आप 1 को 3 से गुणा करेंगे, बटे में 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा? 1 बचा। 2 बटे 2 गुणे 3 है, तो 3 दूनी होता है आपका 6, और 6 बटे 2 करेंगे तो आएगा 3, यानी दूसरा 3 आ जाएगा। तीसरा 3 बटे 1 था, ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया होता है आपका 9, यानी तीसरा 9 आ जाएगा। तो क्या क्या आया? 1 आया, 3 आया, 9 आया। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। 1 ये है, 3 ये है, 9 ये है। समझ गए होंगे? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष के बाद बढ़ करके 6,425 और 8 वर्षों के बाद 8,800 हो जाती है, वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले 8 वर्ष का आपको दे रखा है मिश्र धन, कह रहा है ना 8 वर्षों के बाद इतना हो जाता है कोई साधारण ब्याज दर पर, यानी ये मिश्र धन दे रखा है, साधारण ब्याज नहीं है। यानी कि अगर 8 वर्षों का मिश्र धन आप देखेंगे कितना आपका है, तो ये आपको दे रखा है 8,800 करके, और आपको यही चीज 3 वर्षों बाद के बढ़कर के भी दिया गया है। यानी 3 वर्ष की अगर बात करते हैं, कि वर्ष लिखा हुआ है, वर्षा नहीं लिखा है, वर्षों कर देते हैं। 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका है यहाँ पर 6,425। अगर 8 वर्ष का पता है, अगर 3 वर्ष का पता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको 5 वर्ष का पता चल जाएगा क्या होगा साधारण ब्याज। तो 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा वो आप इनको घटा करके निकाल सकते हैं, क्योंकि तो घटाइए, कितना आएगा? 10 में 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 2 गया, 7 बचा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2,375 आ गया। ये साधारण ब्याज निकल करके आएगा। अब साधारण ब्याज अगर 5 वर्ष का पता चल गया, तो इस 3 वर्ष में मिश्रधन दिया गया है, अगर आप इस 3 वर्ष में मिश्रधन के साथ साथ साधारण ब्याज भी निकाल लेते हैं, तो मिश्रधन माइनस मूलधन से आप उसमें कितना मूलधन है वो निकाल पाएंगे। तो इस चीज को समझिए, अगर 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो 3 वर्ष का कितना होगा? तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? साधारण ब्याज निकालने के लिए आप इसी 2,375 में से गुणा कर देंगे 3 वर्ष का निकालने के लिए, और 5 वर्ष का ऑलरेडी दे रखा है तो 5 से डिवाइड करके।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 1425 रुपया। ये आ गया इस 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब आपको 3 वर्ष का मिश्र धन भी पता है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी पता है, तो मूलधन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपको पता है मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज में से आप मिश्रधन में से आप साधारण ब्याज वाले को घटा दीजिए। तो मिश्रधन था 6425 और साधारण ब्याज था 1425। तो ये निकल करके आ जाएगा आपका मूलधन, कितना आएगा, 5000 आ जाएगा। 5000 निकल करके आ गया मूलधन। अब इस चीज को समझिए, प्रश्न में पूछा यही गया था कि वही धनराशि उसी साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद कितनी बढ़कर हो जाएगी। तो वो जो धनराशि थी उसमें साधारण ब्याज 5 वर्ष का था 2375 और उसी 5 वर्ष में उसका जो मूलधन था वो था आपका 5000। तो इस प्रकार से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आपकी धनराशि निकल आ जाएगी, यानी 5000 और इसमें अगर आप 2375 को जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाएगा 7375 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा 7375, पहला वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि a अनुपात b 2:3 के बराबर है, b c भी दे रखा है, c d भी दे रखा है, a d का मान क्या होगा। तो a इसमें देख रहे हैं सबसे स्टार्टिंग में, d इसमें सबसे लास्ट में, यानी a अनुपात d का निकालने के लिए सीधे सीधे इनको गुणा कर दीजिए। a अपॉन b मल्टीप्लाइड में b अपॉन c मल्टीप्लाइड में c अपॉन d। तो a की वैल्यू 2 है, बटे में आपका b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू आपकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 5 है, गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा और नीचे 4 3 12 और गुणा करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 2/15 बचेगा। क्यों, देखिए 2 से तो सीधे सीधे यही कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट ही जाएगा, ऊपर 2 ही तो बचा, तो 5 या 15, 2/15 आंसर आएगा, जो कि पहले चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। मैथ का आखिरी प्रश्न, इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होंगे कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसका एक मूल आपको दे रखा है, एक मूल प्लस में है तो जाहिर सी बात दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब जो दो मूल आपको पता चल गए हैं तो इसी से ही आप निकाल सकते हैं। और प्रश्न में क्या है, क्या रहा है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालिए इनका टोटल। आपको पता है कि 5 प्लस रूट 3 में 5 माइनस, ये 5 लिखा है, 5 माइनस रूट 3 अगर जोड़ देंगे तो ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 5 5 हो जाएगा 10, तो 10 की वैल्यू जो निकल करके आई ये दोनों का टोटल है। यानी कि अगर हम एक को a मान लेते हैं एक को b मान लेते हैं तो ये दोनों का टोटल निकल आया। इसी प्रकार ए बी की वैल्यू भी निकाल लीजिए, a इंटू बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगी, a प्लस बी a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, और यहाँ पर 25 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22, यानी कि इनका गुणा निकल करके आ गया 22। अब आपको पता है कि जब द्विघात समीकरण की बात होती है तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस जो भी मूलों का योग दे रखा है वो, यानी कि a प्लस बी, और x बाहर रहेगा और प्लस जो भी मूलों का गुणनफल है वो a इंटू बी वो, और बराबर में आपका 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, माइनस a प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली हमने, 10 निकाली, तो हम यहाँ पर 10 रख देते हैं, माइनस 10, एक्स हम ऐसे ही रख देते हैं, प्लस a इंटू बी की वैल्यू क्या निकाली, 22 निकाली, तो 22 और बराबर में आपका 0। क्लियर हो गया होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। कहां पर ऑप्शन में है, तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। देख रहे हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 से कह रहा है कि किसी खास कोड में BOMD को ये लिखा जाता है, लाइव को ये लिखा जाता है, मोबाइल को कैसे लिखेंगे। अब आप देखिए M को क्या लिखा जा रहा है, M को लिखा जा रहा है हैच। यहाँ पर मोबाइल में M को क्या लिखेंगे, हैच, जो कि चारों ऑप्शन में। दूसरा मत चेक करिए क्योंकि दूसरे में सब में 8 लिखा गया। तीसरा चेक करेंगे तो 2 और @ तीसरा है, तो B को चेक करिए, B को क्या लिखा जा रहा है, @ यानी कि B के लिए A वाला ऑप्शन भी कट जाएगा और B वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, यानी बचा क्या, @ दोनों में बचा। अगले को चेक करिए, हैच है, यहाँ 6 है, यानी I को चेक कर लीजिए, आंसर पता चल जाएगा। I को क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है, यानी 6 वाला आंसर C वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि बादल को आग, आग को हवा, हवा को पानी, पानी का आकाश कहते हैं तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आपको पता है आकाश में उड़ते हैं, और आकाश कहाँ दिया है, बादल को आग, आग को हवा, हवा हवा में उड़ते हैं ना। तो ये चीज समझिए कि हवा में तो उड़ते हैं पर हवा को यहाँ कहा क्या गया है, हवा को पानी कहा गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पानी। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको जिस नाम से कहा जाता है आंसर वही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शब्द केवल डेंजरस अक्षरों से बना है वो शब्द कौन सा है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे गार्जन हो जाएगा। बाकी शब्द में कोई ना कोई शब्द डबल बार आया है, ट्रिपल बार आया है। जैसे यहाँ देखिए जी 2 बार आया है, जबकि डेंजरस में तो जी एक ही बार आया है, इसलिए ऐसे प्रकार बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, ये वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है पी के का भाई है। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा चित्र। यहाँ पर पी को रख लीजिए, यहाँ पर के को रख लीजिए। पी जो है वो के का भाई है, तो इस तरफ बना दीजिए एरो और ये बना दीजिए भाई। उसके बाद कह रहा है एम के की बहन है। एम यहाँ पर एम जो है वो के की बहन है, यानी के और उधर ले जाइए, एम बना दीजिए और ये आपकी जो है वो बहन है। फिर कह रहा है पी आर का पुत्र है। पी जो है वो किसका पुत्र है? आर का, यानी आर को ऊपर बना दीजिए, इसको नीचे एरो करके पुत्र बना दीजिए। फिर कह रहा है एम जो है एस की पुत्री है। एम जो है ये एस की पुत्री, यानी एस को ऊपर बना दीजिए, यहाँ पर एरो लगा दीजिए और ये लिख दीजिए पुत्री है। फिर क्या कह रहा है? एस का के से संबंध क्या है? एस जो है ये के का क्या लग रहा है? एस का के का क्या लग रहा है? तो भैया जब ये पुत्री है इनकी, तो ये माता पिता ही तो लगेंगे, तो आंसर माता या पिता में से सी वाला हो जाएगा। जेंडर नहीं क्लियर किया गया है, तो माता या पिता दोनों में से कोई हो सकता है। अगला कह रहे हैं ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है, इस तरीके से आपको बताना है इसकी वैल्यू। तो रख लेते हैं 4, ए की जगह क्या है? प्लस माना गया, प्लस बी, उसके बाद 6 है, बी को क्या माना गया है? मल्टीप्लाइड। उसके बाद 30 आ जाएगा। उसके बाद सी को क्या माना गया है? सी कहाँ है? सी का डिवाइड माना गया, डिवाइड। उसके बाद 10 हो जाएगा और डी को क्या माना गया है? डी को माना गया माइनस, डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस। और उसके बाद 7 आ जाएगा, इस तरीके से 7। अब आपको पता है डिवीजन सबसे पहले होता है, 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पर? 4। उसके बाद प्लस 5, गुणे में आपका 3 और माइनस में आपका 7। अब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये क्रम चलता है, तो मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे, 5 से 15 और 15 के बाद आप देखेंगे तो लिख देते हैं एक लाइन में 4 प्लस 15 माइनस 7। अब मल्टीप्लीकेशन होता है एडिशन, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 और 19 में 7 घटाएंगे तो आएगा 12, आंसर हो जाएगा 12। अगला कह रहा है कि व्यक्तियों को प्रदर्शित किया गया है जो भाषाएं जानते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तीनों का अलग अलग गोला बना हुआ है। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों से रेशियो बताना है। अब सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो आप देखेंगे जो तीनों में कॉमन है वो 100 है। ये बीच में देख रहे हैं 100 लिखा हुआ है, ये सभी भाषाएं जानते हैं। और एक भाषा जानने वाले व्यक्ति कितने हैं? ये 210 हो गए, एक भाषा जो अंग्रेजी जानते हैं। इसी प्रकार 200 हो गए जो केवल फ्रेंच जानते हैं, और जर्मन हो गए जो कि 190 हैं जो कि एक एक भाषा जानते हैं। जोड़ लीजिए कितना होगा? 600। इस 600 का इस 100 से रेशियो पूछा गया है, तो 1/6 हो जाएगा आंसर, आंसर 1/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है तार्किक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। प्रवेश परीक्षा, देखिए सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहले प्रवेश परीक्षा ही होती है, फिर महाविद्यालय हो जाएगा, यानी 2 नंबर, 1 2 पहले ऑप्शन में यही सही हो जाएगा। महाविद्यालय के बाद उपाधि मिलती है, फिर इंटरव्यू और लास्ट में नौकरी, इस तरीके से क्रम चलेगा। अगला कह रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा। रीता की ओर इशारा करते हुए डेविड कह रहा है, तो मान लीजिए कहाँ बना दें? यहीं कहीं बना दें रीता को। ये रीता हो गई और इनको इशारा करके कौन कह रहा है? डेविड कह रहा है। हमने डेविड को लिख दिया। क्या कह रहा है? मैं उनकी माँ के पुत्र, मैं इनकी माँ, यानी माँ जो है रीता की वो ऊपर आएंगी, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इनकी माँ को। मैं इनकी माँ के पुत्र का इकलौता, इनका जो इकलौता पुत्र होगा वो यहाँ इसी जनरेशन में आएगा, ये इनका पुत्र है। और कह रहे हैं कि ये इनका जो पुत्र है और उसका ये इकलौता पुत्र है डेविड। तो कह रहा है रीता डेविड से क्या संबंध रखती हैं? भैया ये इनकी बुआ लगेंगी, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? इकलौता है ना, तो इनका संबंध क्या होगा? रीता और इनका, ये इसका आपस में बहन का संबंध होगा, तो बहन की बुआ लगेंगी, आंसर हो जाएगा बुआ वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 2 6 1 4 7 9 में कितने अंक ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे जब इन अंकों का आरोही क्रम रहेगा? आरोही मतलब छोटे से बड़ा, यानी 1, इसी के नीचे लिख देते ना, 1 2 4 6 फिर 7 8 9, केवल 2 अंक ऐसा है जो अपरिवर्तित रहा, 9 वाला भी अपरिवर्तित रहा, बाकी तो सब बदल गए। यानी 2 डिजिट ऐसे हैं जिनका जो क्रम है वो नहीं बदलेगा। अगला कह रहे हैं इनमें से कोई एक तालाब नदी नहीं है, सभी समुद्र नदियां हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। क्या कह रहा है? कोई तालाब नदी नहीं है, मतलब तालाब को ऐसे आप बना दीजिए छोटे से गोले में, ये मान लीजिए लिख दिया हमने तालाब। और क्या कह रहा है कि कोई भी जो तालाब है वो नदी नहीं है, मतलब अगर हम बड़ा सा एक गोला बनाएं इस तरीके से, तो इसका नदी से कोई भी संबंध जो है वो आपका नहीं होगा, क्रॉस लगा दिया। फिर क्या कह रहा है? सभी समुद्र नदियां हैं, यानी नदियों में सभी के सभी समुद्र आपके आ जा रहे हैं, ये तो बना दिया। अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है कोई समुद्र तालाब नहीं है। पूछ कह रहा था कि कौन सा सही है, सही पूछ रहा था। तो पहला ही कह रहा है कोई समुद्र, समुद्र का तालाब से कोई संबंध नहीं, क्रॉस पहले ही लगा है,
पहला ही आंसर सही हो जाएगा, कोई आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला कह रहा है इनके बीच संबंध को भली भांति ये दर्शाता है। आपको पता है कि सबसे बड़ा वाला गोला कुर्सी मेज फने नहीं मिनटों वाला हो जाएगा, कि जो सबसे बड़ा बाहर वाला गोला होगा वो महीने कई महीनों में जो है आपका अंदर वाला गोला दिन हो जाएंगे, कई दिन आते हैं, और कई दिनों के अंदर और जाएंगे तो मिनट आते हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राजकुमार ने बीपीएससी की प्रारंभिक शिक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, कौन सा निष्कर्ष इनमें से सही है? तो कौन सा सही है? राजकुमार एक बहुत ही अच्छा छात्र है, यही सही हो जाएगा, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण कैट प्लस कैट का रैट बनता है, तो यदि सी 3 है, यानी इनकी प्लेस वैल्यू दी है, एबीसीडी में 3 पे आता है ना, और एक को 0 लिखा गया है, अच्छा एक को 1 नहीं लिखा गया है, और आर को कह रहा है 9 लिखा गया है, तो 9 तो यहां पर यानी वैल्यू हम रख के देख लेते हैं। देखिए सी की वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहां पर हमने 3 रख दिया। ए टी की अगर बात करते हैं तो ए की वैल्यू तो 0 दे रखी है, टी की वैल्यू देने रखी है, तो 30 टी हो जाएगा। सी ए टी यहां पर भी सेम वही है, तो यहां भी 30 टी हो जाएगा। सी ए टी यहां भी है, 30 टी यहां पर भी हो जाएगा। और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 9, ये वाली आर की। ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 0, और टी की वैल्यू फिर से नहीं दे रखी, यानी कि 90 टी। अब आप देखिए टी की जगह ऐसा क्या रखें, यहां पर प्लस प्लस रहेगा, टी की जगह ऐसा क्या रखें कि 90 टी के बराबर हो जाए, तो 30 टी 30 टी 30 टी बराबर 90 टी है। अगर हम यहाँ पर 0 रख दें सीधे सीधे टी की वैल्यू, तो 300 300 300 यहाँ भी 0 आ जाएगा, 900 के बराबर आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इसके टी की वैल्यू हम 0 यहां से निकाल सकते हैं, और टी की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये वैल्यू 900 के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरीके से वैल्यू, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो इस तरीके से इसका मान आपको निकालना है। तो यहां पर 5 है, 5 ऐसे रहने दीजिए, ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसकी जगह माइनस लगा दीजिए, डिवाइड जो लिखा हुआ है इसकी जगह मल्टीप्लाइड लगा दीजिए, डॉलर का जो साइन आप देख रहे हैं इसकी जगह डिवाइड लगा दीजिए, और हैच की जो देख रहे हैं आप इसकी जगह आप प्लस लगा दीजिए। अब यही पूछ रहा है इसका मान बताइए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 माइनस 3, डिवाइड सबसे पहले होगा ना, तो 2 3 6 यहाँ पहले हो जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, तो 5 माइनस 3, उसके बाद मल्टीप्लाइड में 3, और लास्ट में प्लस 4, ये आएगा। अब इसको एक स्टेप में अगर लिखें तो 5 और माइनस 3 तिया हो जाएगा 9, और प्लस में आपका 4, बराबर में आपका 0। अब यहां पर आप देखिए एडिशन पहले होगा, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। अच्छा यहाँ पर पूछा क्या था? वैल्यू तो पूछी गई, तो सीधे 0 ही आ जाएगी भाई। जब 9 4 में 9 की वैल्यू माइनस वाली है तो प्लस वाली पहले जोड़ेंगे, तो 5 4 9 होगा, 9 9 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला कह रहा है ऐसे इसमें कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने ऐसे 6 हैं, यहाँ पर देखिए 6 है, क्या इसके ठीक पहले 5 है, पर ठीक बाद में 7 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है, तो यहाँ तो है, तो ये तो नहीं होगा। अगले देखिए यहाँ पर ऐसा है कि ये 5 है जिसके ठीक पहले आप देखेंगे, नहीं पूछ रहा था ऐसे कितने 6 हैं, ये 6 है जिसके ठीक पहले 5 है, बिल्कुल है, और उसके बाद 7 नहीं है, तो यानी एक ये हो जाएगा। आगे आप देखिए यहां पर देखिए 5 6 5 दे रखा है, ये एक हो जाएगा। 5 6 3 यहां से भी आपका एक हो जाएगा। 5 6 8 यहां से आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ऐसे ही हो जाएंगे, आंसर 4 हो जाएगा। अगला कह रहा है एक कक्षा में रमेश ऊपर से 14 नंबर पर आता है, नीचे से 49 नंबर पे आता है, टोटल छात्र कितने हैं? अगर ऊपर से उसका नंबर 14 आ रहा है और नीचे से अगर आप देख रहे हैं तो यहां से नीचे से आप उसको 49 पर देख रहे हैं, यानी एक नंबर ओवरलैप हो रहा है, यानी 49 में 14 जोड़कर एक घटा दीजिए, 49 में 14 जोड़िए और एक घटा दीजिए, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 63 आएगा, और इसमें से एक घटा देंगे तो 62 आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर डी। अगला कह रहे हैं एक आदमी का मुंह जो है वो पूर्व की ओर है आपका, और ये आपकी पूर्व दिशा हो गई। कह रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी ऐसे चलती है वो विपरीत घूमता है और 45 डिग्री घूमता है। मान लीजिए यहां तक आप वो का वो घूमा, फिर कह रहा है घड़ी की दिशा में वो 270 डिग्री घूमता है, तो वापस से इसी क्रम में घूमेगा, और 270 का मतलब है 45 ये चलेगा इधर, उसके बाद 90 ये वाला चलेगा अलग, या इसको ऐसे कर लीजिए कि 270 जो है वो घड़ी की दिशा में चला, और ये दिशा वाला जितना है उसमें से घड़ी की विपरीत दिशा वाला घटा दीजिए, तो 45 के बाद वो देखिए विपरीत दिशा में 135 फेज घूमता है ना, तो 45 और आपका 135 को आप जोड़ लीजिए, 5 5 10 4 5 6 7 170, इसमें से 170 घटा दीजिए, 170 नहीं 180, ये 180 यहां से घटा दीजिए, तो 270 जीरो, और यहां पर आ जाएगा 9, ये आपका 90 आंसर हो जाएगा। अब इस दिशा में होगा, इस चीज को भी समझिए।
ये 270 जो था ये दक्षिणावर्त था और यहाँ पर जो 180 था वो वामावर्त था, तो आंसर आपका दक्षिणावर्त आएगा, यानी कि दिशा दक्षिण हो जाएगी। बाकी ये ना समझ में आए चित्र बनाकर देख लेंगे, तो वो दिशा से भी आप देख सकते हो कि घूम के दक्षिण दिशा में ही आएगा। अगला देखते हैं, 6 मित्र हैं PQRSTU एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं और इस प्रकार बैठे हैं कि P के ठीक दाएं R है। इसके लिए हम थोड़ा सा यहीं पर ही गोला बना लेते हैं क्योंकि ऊपर जगह है, तो यहाँ पर हम एक गोला बना लेते हैं और इसी गोले में बैठा लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक गोल मेज को इस प्रकार बैठे हैं कि P के ठीक दाएं R है, P के, ये P बैठा दिया, इसके ठीक दाएं जो है वो आपका R है, तो बायां उधर होगा दायां इधर होगा, तो इधर साइड आपका R बैठा है। उसके बाद कह रहा है ठीक बाएं टी बैठा है, ठीक बाएं मतलब उस तरफ आपका टी बैठा है। उसके बाद कह रहा है एस क्यू और टी के बीच में है, एस जो है वो क्यू और टी के बीच में, टी पहले से ही है यानी एस को हम यहां पर बैठालते हैं, तभी तो वो क्यू और टी के बीच में बैठेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्यू एस और यू के बीच में, क्यू जो है वो एस और यू यानी यहां पर जो आएगा वो यू आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, आर है कहां, आर ये है, इसके ठीक दायां इधर यू बैठा है, यू आंसर हो जाएगा, आंसर कहां है, यू हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, राम को जो अंक मिले वो सोनू और मोनू को भी मिले अंकों के योग से ज्यादा थे। राम को जो अंक मिले वो आपके ज्यादा मिले अगर हम सोनू का भी मिला दें और आपका मोनू का भी मिला दें। सोनू और पंकज के कुल जो अंक हैं वो आपके राम के अंकों से ज्यादा थे। अगर हम सोनू और पंकज के टोटल अंक मिला लें तो ये किससे ज्यादा है, तो ये राम से जो है वो ज्यादा है। सोनू प्लस पंकज को अगर हम मिला लें तो ये राम से जो है वो ज्यादा है। आगे क्या कह रहा है, नेहा को अंक पंकज से ज्यादा अंक मिले हैं, ठीक है, नेहा को पंकज से ज्यादा अंक मिले हैं। आगे क्या कह रहा है, राधा को राम से ज्यादा अंक मिले हैं, इनमें से किसको सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, ये पूछा गया है। राधा को राम से सबसे ज्यादा अंक मिले। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले अगर राम को देखेंगे तो राम से ज्यादा अंक तो सोनू और पंकज को मिले हैं, और सोनू और पंकज को अगर देखेंगे तो पंकज जो है और नेहा में नेहा को ज्यादा अंक मिले हैं, पर नेहा आप देखेंगे तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हमारे पास सोनू और पंकज ऑप्शन बचते हैं। सोनू और पंकज में आप देखेंगे तो वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो कुल मिलाकर के आंकड़े अपर्याप्त के साथ ही आप यहाँ पर जाएंगे। वैसे जो सही क्रम हो जाएगा वो सोनू प्लस पंकज, फिर उसके बाद या इसमें राधा भी आ सकता है क्योंकि राधा, राम और राधा में राधा की वैल्यू बड़ी है यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये सबसे पहले पे आएगा, फिर उसके बाद राम आएगा, उसके बाद आपका सोनू या मोनू आएंगे, इस तरीके से। और इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा ना, यहाँ पर देखिए दो लोग आपके एक रैंक पर आ रहे हैं, इसलिए आंकड़े आप पर्याप्त के साथ गए, इसलिए नहीं गए कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर आंकड़े क्लियर नहीं किए गए। विषम विकल्प विकल्प आपको छांटना है, तो यहाँ पर दांत आपका विकल्प हो जाएगा, नाक दांत कान जीभ में, क्योंकि ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि दांत ज्ञानेंद्रियों में कहाँ आती है। ये किसका जल प्रतिबिंब पूछा गया, जल मतलब नीचे की ओर बनेगा जब प्रतिबिंब, तो वो जल प्रतिबिंब कहलाता है। जब सामने की ओर बनता है प्रतिबिंब तो दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। तो डी अगर जल में बनेगा तो नीचे की ओर डी बनेगा, तो डी जल में बनेगा तो सेम वैसा ही रहता है। 6 जो होता है वो बनेगा तो इस तरीके से बनेगा कि इस तरीके से कि इस तरीके से, वैसे तो तीनों एक ही हैं। इसके अलावा जेड बनेगा इस तरीके से बनेगा, ये भी सेम वैसे। 7 बनेगा तो आपका इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये तो ऑप्शन कट जाएगा, यहां पर भी गलती दिया, यही आंसर हो जाएगा। एफ देखिए इस तरीके से सही है, 4 भी इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो यही आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें से छोटी हुई संख्या जो है वो क्या है, छोटी संख्या बताइए क्या है। तो यहाँ पर 3, 50, 6, यहाँ पर अगर आप देखिए 3 से 6 में आए हैं, 6 से 9 में आए हैं, 9 से 12 में, अगला नंबर यहाँ क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए 15 आना चाहिए। 50 से 44 6 घट गया, 32 6 घट गया, अगला और 6 घट जाएगा, यानी और अगर 6 घटाएंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 14, यानी आंसर यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 14, तो 14,15 आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये श्रृंखला दे रखी, इसमें भी छोटी हुई संख्या बतानी है, ये वही है क्या क्वेश्चन, हाँ वही है। अगला कह रहा है प्रोफेसर के साथ संबंधित है इससे, तो उसी प्रकार ब्यूटीफुल किससे संबंधित है। अब प्रोफेसर में देखिए पी आर जो लिखा हुआ है, पी तो पहले नंबर पे है, पहले ही नंबर पे रहा, आर ओ है,
यहाँ पर देखिए आर जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया है, यानी कि प्रोफेसर में ही लिखा वही है, बस नंबर क्रम बदल दिया गया है। ब्यूटीफुल लिखते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आता है आपको। यहाँ पे लिखते हैं BEAUTIFUL। अब देखिए इसमें कैसे बदला है, जो पहला वाला है वो पहली जगह ही रहा है, पर जो पहला वाला के बाद सबसे आखिरी वाला एल है वो यहाँ पर आ गया है, ये यहीं रहा है, और जो सबसे लास्ट वाला लेटर है वो यहाँ आ गया है। उसके बाद अगले नंबर पर जो सेकंड नंबर पे ई लिखा था वो थर्ड नंबर पे आ गया है ई, वही चीज यहाँ भी हुई है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। उसके बाद यू आया है आपका, जो कि चौथे नंबर पे लिखा हुआ था, उसको ऐसे ही रहने दिया गया है। टी जो आप देख रहे हैं वो आपका सबसे लास्ट में आ गया है, यहाँ पर ये सबसे लास्ट में आ गया है। वैसे इतने में ऑप्शन में मिल जाएगा आंसर, इतना डिटेल में चेक करने की आवश्यकता नहीं, मैं लिख देता हूँ AFUI करके आएगा, यानी क्रम बस बदला गया, आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो हो जाएगा। अगर 2-4 में आंसर निकला जा रहा है, चारों ऑप्शन कटे जा रहे हैं, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। पूछा क्या गया है, कितने वर्ग हैं इस आकृति में, तो वर्ग गिनने के लिए जैसे ये वाला एक वर्ग है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ये तो यही हो गए, 7, 8, 9, 10, 10 तो यही हो गए। उसके बाद एक चीज ये भी समझिए, एक वर्ग इसको मिला करके हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक वाला, और एक वर्ग यहां से लेकर ये वाला, तो 10 और 2 मिलाकर 12 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 12। आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला जो वर्ग होता है ना, जिसमें एक लाइन ऐसे खींची रहती है, एक लाइन ऐसे, इसमें टोटल 5 वर्ग होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, उसके बाद पूरा सेट खत्म हो जाएगा। समय अब तक लगभग लगभग कितना हो चुका है, समय अब तक 1 घंटा 40 मिनट का हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट वाला आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर अगर वीडियो में मेहनत थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक सभी लोग अवश्य करके जाइएगा। और इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जिस प्रकार बोलना संबंधित है मुंह से, उसी प्रकार इनमें से कौन सा संबंधित है सुनने से। नाक है, सुनना है, कान है, ध्वनि है। अपना आंसर ABCD के फॉर्म में भी बता सकते हैं, अपना आंसर टाइप करके भी बता सकते हैं, तो वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी को टाटा बाय बाय।